ओके। सो लाइक हमने इतना सब कुछ कर दिया था ये सब कल। मतलब हमने अराउंड लाइक 20 to 40 to 60, अराउंड 60 क्वेश्चन आई गेस हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ से पेज नंबर 1 to 4 जो भी है इस पीडीएफ का, और ये जो पीडीएफ है वो अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, और इसके अंदर हमने लाइक ऑलमोस्ट 60 to 70 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, और ये जो भी क्वेश्चन है सब कुछ सब मिक्स क्वेश्चन है, एकदम सारे के सारे मिक्स क्वेश्चन है पूरे एप्टीट्यूड के अंदर। लाइक ये सभी के सभी आपके बैंक के एग्जाम के लिए हो गए, एसएससी के एग्जाम के लिए हो गए, या कोई भी एप्टीट्यूड का जिसमें एप्टीट्यूड पूछा जाता है, ऐसा हर एक गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें एप्टीट्यूड पूछा जाएगा उसके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। और बहुत बढ़िया ही है, सारे ही अच्छे क्वेश्चन है। चलो शुरू करते हैं हम लोग एक आगे नया क्वेश्चन आज से। आज का डेट डाल लेते हैं भाई साहब, आज 2 तारीख है, 2 मार्च। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है 20 मेंस, यहीं से स्टार्ट करना था ना, 20 मेन से। ओके, तो 20 मेंस वर्किंग 8 आवर्स अ डे टेक 20 डेज टू बिल्ड अ ब्रिज। एक ब्रिज बनाना है और 20 आदमी है। हाँ। तो हमारे पास 20 मैन है, 8 घंटे काम करते हैं, और 20 दिन लग जाते हैं। तो मतलब जो टोटल वर्क कर रहे हैं ये लोग, ये टोटल वर्क कितना कर रहे हैं, टोटल वर्क कितना कर रहे हैं भाई, 20 आदमी है, एक आदमी 8 घंटे काम करते हैं, तो 20 के 20 आदमी 8 घंटे काम करेंगे, और इनको कितने दिन लग जाते हैं, पूरे 20 दिन लग जाते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 8 में 16, 16 2 32, तो 3200। ठीक है ना, ये टोटल वर्क हो गया। आफ्टर 12 डेज 12 पीपल, ये शायद आउट होगा, मतलब बाहर निकल जाता है। तो 12 दिन तक तो टोटल 20 आदमी थे शुरुआत में, लेकिन 20 आदमियों ने काम कितने दिन किया, 12 दिनों तक काम किया। तो 20 आदमियों ने 12 दिन तक काम किया, और हर आदमी 8 घंटे काम करता है। तो टोटल अभी कितना काम हो चुका है, तो ये कितना हो गया, 12 2 24, और 24 into 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 into 8 कर देंगे तो 192। सो 1920, मतलब इतना काम जो है 12 दिनों में फिनिश हो चुका है। तो बचा हुआ काम कितना है, बचा हुआ काम है आपका, बचा हुआ काम कितना हो जाएगा ये देख लो, 3200 में से आप इसको माइनस कर दो 1920 को, तो बचा हुआ काम 1280। ये क्या है, ये आपका रिमेनिंग वर्क, ये रिमेनिंग वर्क है। और ये रिमेनिंग वर्क कितने लोग करेंगे, 12 लोग आपके निकल चुके हैं। ठीक है ना, 12 लोग आपके बाहर जा चुके हैं, टोटल 20 आदमी थे, टोटल 20 आदमी थे, 12 जा चुके, तो सिर्फ और सिर्फ 8 मैन, मतलब ये 8 मैन अब काम करने वाले हैं। तो हमसे पूछा है कितने दिन में ये काम हो जाएगा। अगर 8 मैन काम करते हैं, हर आदमी 8 घंटे काम करता है, तो मान लेते हैं एक्स दिन लगेंगे। 8 आदमी है, 8 घंटे काम करेंगे हर दिन में, और एक्स दिन लगते हैं, तो जो बचा हुआ काम है वो कितना है, 1280 है। क्या ये बात समझ में आती है। हाँ। ठीक है, तो ये बात समझ में आती है, तो फटाक से इसको कैलकुलेट करके मेरे को बता दो कितना टाइम लग जाएगा, फटाक से 20 कैलकुलेट करो। 20 आया है। 20 आ गया ना आंसर। 20। हाँ। वेरी गुड, तो इसको चलो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 20। सही है एकदम बिल्कुल। हाँ सही है। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, सो रिमेनिंग वर्क जो है ये 1280 है, और इसको ये वाला क्वेश्चन अभी खत्म होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू रुपीज 8500 इन 3 ईयर्स। तुमने ये क्वेश्चन पहले से ट्राई कर लिया है क्या, जल्दी से बता दो। किया था लेकिन आंसर नहीं आया अभी तक। चलो कोई बात नहीं, हम लोग आंसर देखते हैं। अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स रुपीज 8500 इन 3 ईयर्स। ठीक है ना, 8500 होती है 3 साल में, और 9350 होती है 5 साल में, कुछ अमाउंट ऑफ मनी है। ठीक है, व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमसे प्रिंसिपल पूछा है, और साथ में क्या पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है भाई साहब, कि कितने रेट ऑफ परसेंट पे दिया। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कुछ अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, कुछ अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है एट अ सिंपल इंटरेस्ट, और वो 8500 होता है 3 साल में। तो 3 साल में कोई भी एक अमाउंट है, एक मिनट ना, कोई कहाँ गया वो लिखा हुआ, हाँ आई गेस ये रहा, हाँ। कोई भी एक अमाउंट है वो 8500 हो जाता है। ठीक है, अगर उसको हम लोग 3 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी एक अमाउंट को अगर हम लोग 3 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो वो 8000 होता है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। क्या ये बात समझ में आती है। हाँ। ठीक है, हाँ। अब मान लेते हैं कि जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, ठीक है, कोई भी एक सर्टेन अमाउंट, पी अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है, उसको पी मान लेते हैं। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी। तो अब ये जो टी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, टी तो है 3 ईयर्स के लिए बोला है ना। असम असम ऑफ मनी इन्वेस्टेड सिंपल अमाउंट रुपीज 8500 इन 3 ईयर्स। तो ये टी की तो वैल्यू 3 ईयर्स है, डिवाइडेड बाई 100, प्रिंसिपल हमने पी मान के रखा है, ये किसके इक्वल हो जाता है, ये इक्वल हो जाता है 8500 के। ठीक है, हाँ। और वही सेम अगर उसको हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, अगर हम इसको इन्वेस्ट
करते हैं 5 ईयर्स के लिए, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास हो जाता है 9350। तो हमारे पास दो इक्वेशन है और दो इक्वेशन है, दो अननोन है, पी और आर अननोन है, और दो इक्वेशन है। क्या ये इक्वेशन अब हम सॉल्व कर पाएंगे क्या? हाँ। जल्दी से बता दो। और हम ऐसा भी मान सकते हैं कि ये देखो, इसमें हम हाँ। लोग मान, एक और तरीके से करो तो ये थोड़ा लॉन्ग कट है, अगर शॉर्टकट करना चाहो इस क्वेश्चन को तो कैसे मान लेंगे कि भाई साहब मान लेते हैं कि चलो प्रिंसिपल पी है और हर साल का इंटरेस्ट कुछ ए है, ठीक है ना, ए इंटरेस्ट है। तो अभी हमने अगर 3 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, तो सिंपल इंटरेस्ट से अगर इन्वेस्ट करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए सेम होता है। तो पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए, तो 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा वो 3 निकल के आ जाएगा। क्या ये बात सही है? तो हाँ। अगर 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट ये निकल के आ जाएगा 3A, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 8500 रुपीज मेरा टोटल अमाउंट है 3 ईयर्स का, मुझको मिलता है अगर मैं पी अमाउंट इन्वेस्ट करता हूँ और 3 ईयर्स के लिए। तो ये प्रिंसिपल मेरा पी इन्वेस्ट किया मैंने, प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो है 3 साल का 3A हो चुका है, तो 8500 मुझको अमाउंट मिलेगा। और यही पी को मैं ईयर्स के लिए, तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 5A और ये मुझे मिलेगा 9350। तो यहाँ से अगर मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ ना, तो मेरे को पी और ए की वैल्यू मिल जाएगी। क्या निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? ये समझ में आएगा, ये क्या किया, ये समझ में आया क्या? हाँ। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, देर आर सम ऑफ रुपीज 6000 इज बोरोड एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट एंड पेड बैक इन A sum of rupees 6000 is borrowed at 10% per annum compounded interest। ठीक है ना, हमने लाइक एक 6000 रुपीज हमने बोरो किए हैं, ठीक है, तो इसमें पी की वैल्यू मान लो 6000 है, ठीक है। इज बोरोड एट 10% पर एनम, तो रेट दे रखा है 10% का और कंपाउंड इंटरेस्ट में है। एंड पेड बैक इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। तो हमने कुछ 6000 रुपीज लिए हैं 10% पर एनम, और ये इनका कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिए हैं। तो हर साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट का, हर साल के लिए जो इंटरेस्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट में, वो तो सेम होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हर साल के लिए अलग अलग होगा। तो मतलब पहले साल के लिए कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, दूसरे साल के लिए कुछ इंटरेस्ट होगा, और तीसरे साल के लिए कुछ होगा। तो हमको अप्रोक्स बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, मतलब लगभग लगभग कितने के अप्रोक्स हमारे पास आंसर आने वाली है। क्या ये बात समझ गए हो? हाँ। ठीक है, तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, मान लेते हैं कि चलो हमने कुछ इन्वेस्ट किया, मतलब हर बार हम जो इन्वेस्टमेंट भरने वाले हैं, ठीक है, मतलब हर साल जो हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू उसको मैं पी मान लेता हूँ, ठीक है, पी मान लो, ए मान लो, कुछ भी मान लो, एक्स मान लो, तुम्हारी मर्जी है। चलो एक्स मान लेते हैं कि हर बार जो हम इंस्टॉलमेंट डालने वाले हैं वो कुछ एक्स अमाउंट है, ठीक है। तो अगर अगर मैं बात करता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट की, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू 1 + r/100 की पावर टी। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये कंपाउंड मतलब अगर मैं कोई भी कुछ एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है ना, मतलब कुछ अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर अगर एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करता हूँ कुछ आर रेट ऑफ इंटरेस्ट और टी टाइम के लिए, तो जो मेरा फॉर्मूला होता है अमाउंट का, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट का तो ये है, अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो पी इंटू 1 + r/100 की पावर टी होता है। ये हाँ। समझ रहे हो, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 की पावर टी होता है। अब मैंने टोटल अमाउंट जो मतलब पे किया है, मुझे मुझे जो टोटल अमाउंट पे करना है वो कितना करना है, देखो 6000 असम ऑफ, क्योंकि मैंने 6000 किसी से बोरो किए हैं, तो जब मैं उसको वापस लौटाऊंगा तो मुझे उसको 6000 लौटाना होगा, हाँ। क्योंकि सामने वाले ने मुझको जो पैसा दिया है ये 6000, इसने जो भी जिसने भी मुझको पैसे दिए हैं ये मुझे मतलब किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिए, 10% रेट ऑफ, तो मुझे सामने वाले को 6000 रुपये तो देने पड़ेंगे ना, और इंटरेस्ट जो होगा वो तो अलग ही होता है। तो अमाउंट की जो वैल्यू है वो 6000 है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी अमाउंट जो है वो 6000 है। समझ रहे हो? तो अमाउंट हो गया 6000, और ये 6000 को, ये प्रिंसिपल मैंने एक्स मान लिया है, वन प्लस मतलब कितना मैं इंस्टॉलमेंट, ये प्रिंसिपल मेरा बेसिकली इंस्टॉलमेंट, तो एक्स इंटू 1 + r/100, आर कितना था 10%, तो 10/100 और हर 3, ये ऐसा हो जाएगा। ये फॉर्मूला समझे क्या मैंने क्या लिखा? हाँ, समझे। हाँ, ये मुझे किसी, ये अमाउंट है, ये मुझे मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन को देना है, ठीक है।
तो अब अगर मैं उसको हर साल इन्वेस्ट करता हूँ, मतलब हर हर ईयर में अलग अलग अमाउंट उसको देने वाला हूँ, तो जो मैं उसको पहले साल दूंगा, जब मैं, देखो अगर मैंने पहले साल अमाउंट भर दिया है तो कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, अगर मैंने पहले साल कुछ पैसा भर दिया तो अब जो मेरा इंटरेस्ट लगने वाला है वो ऐसा थोड़ी ना कि टोटल 3 इयर्स का ही लगेगा, क्योंकि मैंने 1 साल का भर दिया तो बाकी का फिर 2 ही साल का लगेगा ना। उसके बाद जब मैं सेकेंड ईयर भी इंस्टॉलमेंट भर दूंगा तो फिर मेरा खाली 1 ही साल का रुपया, 1 ही साल का इंटरेस्ट लगेगा। एक ठीक है, साथ। कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली इस तरह से काम करता है। तो अब जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जब मैं मतलब जब पहला साल का मैं भरूंगा तो P × 1 + 10/100, ठीक है, ये मेरे को लगेगा 2 साल का इंटरेस्ट, क्योंकि ये अभी मैं भर रहा हूँ तो आगे के जो 2 साल है उसका इंटरेस्ट लग गया, ऐसे ही प्लस P × 1 + 10/100 की पावर 1, ये कितने का लग गया, ये 1 साल का लग गया, मतलब अब मेरा सिर्फ 1 साल बाकी है। और अगला वाला P × 1 + R/R, मतलब 10 है, ये हो गया आखिरी वाला, तो मतलब 3 इंस्टॉलमेंट हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और ये सभी के सभी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी, इस वाले गिवन की, ये वाला इक्वेशन के इक्वल। ठीक है, क्योंकि हमको ये अमाउंट पे करना है, टोटल अमाउंट जो है ये पे करना है, तो हमारे पास ये मतलब कुछ इस तरह का इक्वेशन बनेगा और इसको हमको सॉल्व करना है। यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाएगी और वो पी की वैल्यू आएगी। ठीक है, क्योंकि बाकी सब कुछ तो पी, मतलब बेसिकली यहाँ पे ये एक्स जो है वो पी है। ठीक है ना, या इधर एक्स कर लो या उधर पी कर लो, ये बात समझ में आई क्या, पक्का ना। हाँ ठीक है, चलो। हाँ हाँ। अब देखो, देर आर 2 बैग्स ऑन अ टेबल बैग, ठीक है, 2 बैग रखी हुई है टेबल बैग पे, जिसमें क्या है, वन कंटेन 8 रेड कलर पेन्स, ठीक है ना, 8 रेड कलर पेन्स हैं, 8 रेड कलर पेन्स हैं, और दूसरी में एंड 5 येलो कलर पेन्स, ठीक है, इसमें 5 येलो कलर पेन है, ये बैग 1 हो गई। और जो ये बैग 1 है, ठीक है, और जो बैग 2 है उसमें क्या है, बैग 2 कंटेन्स 5 रेड, बैग 2 के अंदर 5 रेड है और 3 येलो कलर पेन्स हैं, ठीक है, 3 येलो कलर पेन्स हैं, ये बैग 2 है। बैग 1 बैग 2 हमारे पास दी गई है, हमसे बोला गया है इफ वन पेन इज सिलेक्टेड फ्रॉम द बैग, तो कोई एक ही पेन निकाला गया है, ठीक है ना, कोई एक ही पेन निकाला गया है, और मतलब एक ही अटेम्प्ट किया है, मतलब जैसे 2 बैग रखे हुए हैं आजू बाजू में, तो मैं किसी एक ही बैग में हाथ डाल रहा हूँ, ठीक है, और एक पेन निकालता हूं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो पेन निकलेगा वो रेड कलर का होगा, तो हमसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड पेन। ये बात समझ में आती है क्या। हाँ। तो क्या इसका तुमको आंसर आया था क्या, कैसे किया, इसका आंसर आया तुमको। नहीं। चलो ठीक है, तो एक। ये देखो कोई बात नहीं, ये देखो इसको हम लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंडीशन क्या है, हमारे पास 2 बैग हैं, तो 2 बैग हैं, अब कौन सी बैग में हमारे को सिलेक्ट करना है, तो सबसे पहले हम लोग बैग की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि कौन सी वो बैग है। तो बैग की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल बैग्स कितनी है, टोटल आउटकम्स 2 है, लेकिन हम एक ही बैग में डाल रहे हैं ना, हाथ कोई भी एक हो सकती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग वो कितनी हो गई, 1/2। ये बात समझ में आती है क्या। हाँ। अब देखो, अगर प्रोबेबिलिटी 1/2 हो चुकी है, तो अगर मान लो कि 1/2 ये इनिशियल है, बैग ये तो हो गया हमारा बैग का, मल्टीप्लाइड बाई, अब मान लेते हैं कि हम पहले बैग 1 में डालें, तो बैग 1 के आने की चांस है हाफ, बैग 1 के अंदर आने का चांसेस है हाफ, साथ में बैग 1 के अंदर रेड पेन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 8/13। क्या ये बात समझ में आती है। ये हो गई बैग 1 के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी, प्लस ऐसे ही ये हो गया हाफ इनटू बैग 2 के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, बैग 2 के अंदर रेड पेन आने की प्रोबेबिलिटी 5/8। क्या ये बात समझ में आती है क्या। हम्म। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड पेन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड पेन इन बैग 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड पेन इन बैग 2। तो या तो इस बैग में होगा, और साथ में अगर इधर इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है इन तीनों, इनका और इनका एडिशन। ये बात समझ में आती है, क्योंकि पेन तो दोनों बैग में है ना, और दोनों में किसी एक की, इसलिए हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाफ कर दी है, वरना मैं 1 लेता, अगर एक ही बैग होती तो 1 इंटू सीधा 8/13 कर देता, लेकिन यहाँ पे 2 बैग हैं, तो हाफ इसका भी आधा चांसेस है इस बैग में से पेन निकालने का, और इस बैग में से भी पेन निकालने का आधा चांसेस है, तो हमको टोटल प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो वो हो जाएगी आपकी दोनों का एडिशन। क्या समझ में आ गई क्या। हाँ। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अ पर्सन स्टार्टेड हिज जर्नी, ये वाला हुआ था क्या। नहीं, ये नहीं हुआ। अच्छा, ये वाला भी नहीं हुआ क्या, एक मिनट है, पता नहीं कहाँ फिर से गायब हो गया वो, उसको ढूंढना पड़ेगा। मिल गया। हम्म।
अ पर्सन स्टार्टेड हिज जर्नी इन द मॉर्निंग, ठीक है, एक पर्सन ने अपनी जर्नी स्टार्ट की है मॉर्निंग में। एट 11 AM ही कवर्ड 3/8 ऑफ द जर्नी एंड ऑन द सेम डे एट 4:30 PM ही कवर्ड 5/6 ऑफ हिज जर्नी। एट व्हाट टाइम डिड ही स्टार्ट हिज जर्नी, ठीक है, एक पर्सन ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और 11 AM में, हमें नहीं पता उसने कब स्टार्ट की है, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि जब भी उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की कुछ स्टार्ट किया है, तो 11 AM ही कवर्ड 3/8 ऑफ द जर्नी। तो मान लेते हैं टोटल जर्नी जो है कुछ एक्स होगी, ठीक है, टोटल जर्नी अगर कुछ हाँ एक्स है तो उसने क्या किया, 11 बजे तक, सुबह मतलब 11 बजे तक उसने उस जर्नी का 3/8 हिस्सा कवर कर लिया। तो 3/8 इंटू एक्स, ये वाला इतना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। एंड ऑन द सेम डे एट 4:30 PM ही कवर्ड 5/6 ऑफ हिस जर्नी। तो अगर 3/8 जर्नी कर चुका है 11 बजे, और 11 बजे के बाद सीधा 4:30 बजे, ठीक है, 4:30 बजे दोपहर में, मतलब शाम के टाइम, तो 11 12 और लाइक 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट के बाद, 5 घंटे 30 मिनट के बाद उसने इस जर्नी का कितना हिस्सा कवर कर लिया है, 5/6, 5/6 हिस्सा कवर कर लिया है। क्या ये बात समझ में आती है क्या, 5/6 हिस्सा कवर कर लिया है? हाँ तो अब हमसे इसने पूछा है कि ये जर्नी उस पर्सन ने कितने बजे स्टार्ट की होगी, ठीक है, हमसे ये पूछा है कि उस पर्सन ने कितने बजे ये जर्नी स्टार्ट की होगी। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, बताओ, इस क्वेश्चन को कैसे हम कर सकते हैं, कोई तुमने क्या अप्रोच लगाया था मेरे को बताओ। नहीं, क्वेश्चन देख के ही छोड़ दिया। तो ये देखो, याद है। मतलब हम ये चीज देख सकते हैं कि 11 बजे उसने इतनी जर्नी कवर की है और 4:30 बजे इसने इतनी जर्नी कवर कर ली। तो इन दोनों की जर्नी के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने टाइम है, 5.5 घंटा है। हाँ तो 5.5 घंटे में उसने कितना चला होगा, 5.5 घंटे में उसने 5/6 एक्स माइनस 3/8 एक्स डिस्टेंस कवर किया होगा, हाँ ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है ये पूरा कितने घंटे में किया है, 5.5 घंटे में। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो 5/6 माइनस 3/8 कैलकुलेट करो जरा। अरे यार ये 0% हो जाता है, एक मिनट, वो कहाँ गया, चलो डजेंट मैटर, इधर से लिखते हैं, ठीक है, 5/6 एक्स माइनस ऑफ 3/8 एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 और 6 का एलसीएम बता दो, 2 4 जा, 2 3 जा, और 4 और 3 ना, 12 12 2 24, तो 6 4 जा, 8 3 जा, इधर 4 और इधर 3, तो 5 4 जा 20/24 माइनस ऑफ 3 3 जा 9x/24, तो 20 - 9 दैट इज 11x/24, तो 11x/24 जो है उसकी जर्नी का क्या है, ये उसने इतना डिस्टेंस जो है, इतना डिस्टेंस इसने कितने देर में कवर किया होगा, 5.5 घंटे में। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस एक पर्सन ने कवर किया है 5 5 आवर्स 30 मिनट, 5 आवर्स 30 मिनट, ठीक है। तो अगर मैं इसको 5 आवर्स 30 मिनट्स में कवर किया है, तो 5 आवर्स 30 मिनट मतलब कितना होता है, 5 1/2 आवर्स, ठीक है। और इसको मैं लिखता हूँ 5 to 10 10 11/2, 11/2 आवर्स के अंदर, 11/2 आवर्स के अंदर एक पर्सन ने इतना डिस्टेंस कवर किया है। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ तो फॉर्मूला लगा दो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपके पास डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस कितना है 11x/24, और टाइम कितना है 11x, 11x/24 डिस्टेंस हो गया, और टाइम कितना हो गया 11/2 हो गया। ये बात समझ में आती है? हाँ तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ भाई साहब कि 11 ने 11 को मार दिया, 2 1 जा 2, अच्छा 11x/2 था क्या, 11x/24 था ना, सॉरी। तो 11 ने 11 को मार दिया और 2 1 जा 2 12 जा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि उसकी स्पीड क्या रही होगी, उसकी स्पीड रही होगी x/12 किलोमीटर पर आवर। क्या ये बात समझ में आती है? हमको स्पीड पता चल चुकी है, ये स्पीड मैंने कैसे पता की, क्योंकि उसने दो इंटरवल दे रखे थे, कि एक इंटरवल 11 बजे वाला दे रखा था और एक इंटरवल 5:30 बजे वाला दे रखा था, 4:30 वाला। तो मुझे, और यहाँ का डिस्टेंस दे रखा था और यहाँ का डिस्टेंस दे रखा हुआ था, तो मैं इन इसके हिसाब से मैंने क्या निकाल लिया कि भाई साहब एक पर्सन जो है एक पर्टिकुलर टाइम रेंज के अंदर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो उससे मैंने स्पीड निकाल दी। क्या ये बात समझ में आई थी, क्या किया था मैंने? हाँ हाँ तो अब हमको क्या करना है, हमसे सवाल पूछा गया है कि एट व्हाट टाइम डिड ही स्टार्ट द जर्नी।
तो इतना समझ में आता है कि जब सुबह 11 बजे थे तो उस आदमी ने 3/8 ऑफ द जर्नी का हिस्सा कंप्लीट कर लिया था। तो 3/8 हिस्सा उस आदमी ने कंप्लीट किया था, इसका मतलब है कि 11 बजे से पहले, मतलब वो कुछ किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट किया होगा और उसने यहाँ का जो रेंज है, यहाँ और यहाँ के बीच का जो रेंज में उस पर्टिकुलर आदमी ने कितना हिस्सा कवर किया, 3/8। क्योंकि ये तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको अच्छे से समझो। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। बी पॉइंट जो है वो 11 बजे पहुंचता है आदमी, और यहाँ पे वो 3/8 हिस्सा कवर कर लेता है जर्नी का, और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, एक आदमी यहाँ से चलना शुरू करता है ए पॉइंट से, और जो टाइम है वो हमें नहीं पता है। लेट सपोज उसने एक्स टाइम पे स्टार्ट किया या टी टाइम पे उसने चलना शुरू किया है। तो यहाँ से बी तक जब वो पहुंचता है तो वो 3/8 हिस्सा कवर कर लेता है, और वो 11 बजे पहुंचता है। तो हमको इस ये जो टाइम है, स्टार्टिंग टाइम, ये हमें निकालने बोला है। स्टार्टिंग टाइम मैंने एक्स मान लिया है, स्टार्टिंग टाइम तो मैंने एक्स मान लिया है। अब वो पता नहीं कहाँ चला गया, छोड़ो, एक मिनट है। जूम का बटन कहाँ गया इसमें? जूम 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 जूम। हाँ, जो स्टार्टिंग टाइम है उस मतलब ये ऐसे ऐसे समझ लो कि यहाँ पे ये पॉइंट ए था। मिला मिला, कुछ तो मिला। हाँ ये रहा। ठीक है, ये रहा। स्टार्टिंग टाइम क्या था, ये देखो, ये ए पॉइंट था। स्टार्टिंग यहाँ पे तो डिस्टेंस जीरो रहेगा ना, स्टार्टिंग इनिशियल डिस्टेंस। हाँ जी। और और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला 3/8 एक्स है, 3/8 एक्स है जर्नी का डिस्टेंस, ये जीरो है। और ये टाइम जो है, ये 11 बजे का, और यहाँ पे टाइम हमको नहीं पता, वो टाइम मान लेते हैं। ठीक है। हाँ। अब मुझे बेसिकली वो टाइम निकालना है कि मतलब उस आदमी ने 3/8 एक्स हिस्सा उसने कवर किया, मैं वही टाइम निकालूंगा। मैं कौन सा टाइम मुझे निकालना है, क्योंकि मुझे ये वाला डिस्टेंस जो है कितने टाइम में कवर किया था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 3/8 एक्स डिस्टेंस है। ठीक है, तो टाइम मुझे निकालना है। मुझे पता है डिस्टेंस कितना है, 3/8 एक्स डिस्टेंस है उसका। और मुझे टाइम क्या होता है, टाइम होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो 3/8 एक्स तो मुझे ये पता चल गया। और 3/8 एक्स तो डिस्टेंस है, और स्पीड कितनी है उस आदमी की, ये कहीं लिखा है क्या? स्पीड कांस्टेंट थी, अभी हमने निकाली थी ना, स्पीड कितनी आई थी, x/12 किलोमीटर पर आवर आई थी ना। अरे स्पीड x/12 आई थी ना, ये देखो ना, यहाँ पे निकाला तो था। ये रहा, स्पीड x/12 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड अगर x/12 है तो यहाँ पे स्पीड ले लो x/12। तो क्या हो जाएगा, ये इसको सॉल्व कर लो, 3/8, 3x मल्टीप्लाई बाई 12 अपॉन एक्स, एक्स ने एक्स को मार दिया। 12 3 जा 36, 36/8, 12 3 जा 36 होता है ना, कि कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ? कैलकुलेशन देखो एक बार, फटाक से कैलकुलेशन देखो। ये 3/8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 12/x हो जाएगा। एक्स तो एक्स मार देगा, 12 3 जा 36, तो 36/8 हो जाएगा। इतना ही होगा आई गेस, ठीक है, 36/8 हो जाएगा, ठीक है ना। और 36/8 को और काट लो तो कैसे कटेगा, देख लो। 12 नहीं, 4 2 जा, और फोर, हाँ। 4 9 जा 36, तो 9/2। 9/2 इज अप्रोक्स हाउ मच, 9/2, 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया 1.0, तो 4.5। तो मतलब 4.5, तो उस आदमी ने मतलब कब चलना स्टार्ट किया होगा? 4.5 मतलब कितना है कि 4 घंटे। 4.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मतलब 4.5 मतलब समझ रहे हो ना, 4.5। हाँ। हाँ। ठीक है ना, 4.5 मतलब 4:30 बजे, मतलब 4.5 घंटे। तो 11 AM से और इस यहाँ तक के डिस्टेंस के बीच में जो टाइम लगा है वो 4.5 घंटे लगे हैं। तो उसने स्टार्ट कब किया होगा? आई गेस 6:30 के आसपास। अगर 6:30 को चलता है, शुरू करता है, तो 11 बजे पहुंचेगा ना, चेक कर लो। ये 60 हो गया, और ये 6 और 4 कितना हो गया, 10 और 1 11 हो गया, 3 और 3 6, 6 और 4 10। तो 10:60 मतलब 11 बज चुके हैं। समझ में आ गया? हाँ। तो वो आदमी जो है 11 बजे चलना शुरू, मतलब सुबह 6:30 बजे चलना शुरू करेगा। क्वेश्चन अच्छा था, तुम्हारे पास दो दो मतलब इंटरवल्स दे रखे थे। उन दोनों इंटरवल को यूज करके तुम्हें या तो टाइम निकालना था, पहले वाले केस में हमने स्पीड निकाला था, दो इंटरवल दे रखे थे, 11 बजे का और 4:30 का, उससे हमने स्पीड निकाल दी थी। क्योंकि हमें पता है इसके यहाँ तक का डिस्टेंस दे रखा था, और यहाँ पे इन दोनों के दौरान के बीच का डिस्टेंस दे रखा था, तो इन दोनों से मेरे को डिस्टेंस मिल गया, टाइम।
डिस्टेंस बाय टाइम, क्योंकि टाइम तो मुझे ऐसे ही पता था, इन दोनों का टाइम दे रखा था, डिस्टेंस भी दे रखा था, तो मैंने स्पीड निकाल दी। एक बार स्पीड निकाल दी तो मैंने जो स्टार्टिंग जर्नी है इस पॉइंट से लेके जहां तक का जर्नी, मतलब स्टार्टिंग 11 AM तक के जर्नी का डिफरेंस निकाल दिया डिस्टेंस के अंदर, और वहां से फिर मैंने उनका टाइम निकाल दिया। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ। ठीक है। अ पर्सन इंक्रीजेस his स्पीड बाय 10 km/h एंड रीचेस 2 hours अर्लियर इफ ही डिक्रीजेस his स्पीड। ये किया था क्या? हाँ किया था। आंसर क्या है? आंसर डिस्टेंस है, पॉइंट में है अच्छा, 376.2। कितना है आंसर बोलो? डिस्टेंस है 376.25 किलोमीटर। अच्छा, 376। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। देखते हैं। अ पर्सन स्टार्टेड हिज जर्नी इन द मॉर्निंग, नहीं ये तो हो चुका है। अ पर्सन इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 10 km/h एंड रीचेस 2 hours अर्लियर इफ ही डिक्रीजेस हिज स्पीड बाय 5 km/h देन ही विल रीच 3 hours लेट। तो फाइंड द स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो ये देखो, सपोज कर लेते हैं कि अ पर्सन इंक्रीजेस रीचेस 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 2 hours अर्लियर इफ ही डिक्रीजेस देन ही विल रीच 3 hours लेट। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो है ये हमारा हाउस है, और ये जो है ये ऑफिस है। ठीक है, तो अगर एक पर्सन हाउस से ऑफिस जाता है और वो अगर अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है इधर से यहाँ तक के, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कुछ एक्स है। हाँ किया है। चलो ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये मतलब हाउस से ऑफिस तक का डिस्टेंस जो है वो एक्स है, और इनिशियल स्पीड जो है वो हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, मान लेते हैं इनिशियल स्पीड जो है एस है। ठीक है, तो अगर पर्सन स्टार्ट करता है, अगर नॉर्मली अगर वो पर्सन जाता है तो वो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और उसे स्पीड होगी उसकी एस, तो जो टाइम लगेगा उसको एक्स बाई एस लगने वाला है। लेकिन लेकिन अब उसने क्या किया, उसने अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दिया, डिस्टेंस तो उतना का उतना ही रहेगा, स्पीड इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो ऐसा होने से क्या हुआ, वो 2 घंटे पहले पहुंच गया। तो इसका मतलब है इन दोनों का डिफरेंस, मतलब पहले इस स्पीड से जाता था, अब इस तरह से चल रहा है। पहले ये कंडीशन थी ऑफिस जाने की, अब अपनी कंडीशन के अंदर वो स्पीड को 10% इंक्रीज करता है, तो फिर जो डिफरेंस निकल के आता है वो 2 का निकल के आता है। ये बात समझ में आती है, क्योंकि 2 घंटे पहले पहुंच जाएगा। ये एक कंडीशन दे रखी है। अगर वो डिक्रीज कर दे स्पीड बाई 5 km/h, ठीक है, अब देखो, पहले स्पीड क्या थी, एक्स अपॉन एस थी, पहले स्पीड थी एक्स अपॉन एस। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि उसने स्पीड को डिक्रीज कर दिया। एक मिनट, हाँ, वो गायब हो गया मेरा फिर से लिखा हुआ, कहीं ना कहीं मिलेगा अब, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, मैं इक्वेशन फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे। कि पहला इक्वेशन था एक्स अपॉन एस माइनस ऑफ एक्स अपॉन एस प्लस 10, ये इक्वल टू 2 आया। अब मैं ये कहता हूँ कि अब वो पर्सन जो है अपनी स्पीड के अंदर माइनस, अगर एस माइनस 5 से चलेगा, वो 5 मतलब अपनी स्पीड में 5 डिक्रीज करता है, ठीक है, तो उसे वो 3 घंटे लेट हो जाएगा। अगर वो अपनी स्पीड को, पहले एक्स बाई एस स्पीड है, अगर अभी एक्स बाई एस स्पीड है, अगर ये इसमें करता है माइनस, तो उसको जो है वो 3 घंटे क्या 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 मतलब क्या लिखा, 3 आवर्स लेट पहुंचेगा। तो देखो, जल्दी पहुंचने के लिए कंडीशन पॉजिटिव 2 लिखा है, लेट पहुंचेगा मतलब उसको एक्स्ट्रा टाइम लगने वाला है ना 3 घंटे का। अगर वो, एक्स्ट्रा तो पॉजिटिव। ये देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा ठीक है, तुम उसको ऐसे समझ लो, ये लाइन को ऐसे हटा दो, तुमको पॉजिटिव नेगेटिव में अगर गड़बड़ लग रही है ना, ये देखो, अगर मैं कहता हूँ एक आदमी जो है एक्स अपॉन एस अपनी स्पीड में उसने डिक्रीज कर दिया, अगर अब पहले वो टी टाइम में ऑफिस पहुंच जाता था, ठीक है, पहले वो टी टाइम में ऑफिस पहुंचता था, तो जो भी टाइम था पहले का वो टी टाइम था, तो टी टाइम कितना हुआ होगा, एक्स बाई एस हुआ होगा, ऐसा समझ लो, ये समझ गए? हाँ। अब वो क्या करता है, अब जो है वो टाइम लेता है t+3, क्योंकि उसको 3 घंटा एक्स्ट्रा लगता है, तो इनिशियल टाइम t था, अब वो 3 घंटे एक्स्ट्रा लेता है, t+3 लेगा। हम्म। तो ये जो t है, ये t+3 टाइम कब ले रहा है, जब वो अपनी स्पीड को क्या कर रहा है, 5 से घटा रहा है। तो नॉर्मल उसकी स्पीड थी s, लेकिन जब उसको उसने 5 से घटाया तो साथ में वो +3। क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ? ठीक है, तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि अब मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, एक्स अपॉन एस माइनस 5 माइनस ऑफ एक्स अपॉन एस इज इक्वल टू 3। क्या ये चीज समझ में आ रही है? हाँ। ठीक है, तो अब मेरे पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, क्या मैं इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा? दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो फिर क्या मेरे पास आंसर निकल के नहीं आ जाएगा क्या? ये पहला इक्वेशन है ये रहा, और ये दूसरा इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और एक्स और एस का वैल्यू निकाल लो।
हमको वही तो चाहिए, हमको सिर्फ क्या हमसे क्या पूछा, फाइंड द स्पीड एंड डिस्टेंस। एक्स आपका डिस्टेंस था और एस आपकी स्पीड है, तो आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। क्या कोई दिक्कत है क्या, कैसे निकाल लोगे? देखो एक्स अपॉन एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 + x/s + 10। ये यहाँ पे पटक दो, एक्स अपॉन एस, एक बार म्यूट कर लो, x/s - 5, और ये एक्स ऑफ एस की वैल्यू कितनी है, एक्स ऑफ एस की वैल्यू है 2 + x of s + 10, दैट इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा देखो, x/s - 5 माइनस ऑफ, ये हो जाएगा ट्वाइस। अरे यार, गायब हो गया जो लिखा था। चलो एक इक्वेशन ये लिखा है, और ये क्यों हो रहा है सब पता नहीं, ये कोई सेटिंग है क्या ऐसी कि, और चलो मैं कैनवास क्लियर कर दूं, अब ट्राई करते हैं कि कम ज्यादा होता है क्या। अच्छा हो रहा है, जो भी हो, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बना था, x/s माइनस ऑफ x/s + 10 इज इक्वल टू कितना आया था, 2। और एक इक्वेशन x/s - 5 माइनस ऑफ, यहाँ पे क्या था, माइनस ऑफ x/s इक्वल टू 3। सॉल्व कर लेना चाहिए, आई गेस तुम लोग खुद ही सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे x/s की मैं वैल्यू रख दूंगा s - 5 माइनस ऑफ, ये रहा, दैट इज 2 + x/s + 10, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 3 हो जाएगा, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ s + 10 × 2 20। ठीक है, डिवाइडेड बाई s + 10 प्लस x/s + 10 इक्वल्स टू 3, और यहाँ से x/s - 5। क्या ये बात समझ में आती है? अब यहाँ से कितना हो जाएगा, x/s - 5 माइनस ऑफ 2s + 20 + x है, माइनस ऑफ 2s + 20 + x डिवाइडेड बाई s + 10 इज इक्वल टू 3 है। तो ये s - 5 है, ये s + 10 है, फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है ना, ले लोगे कि नहीं ले लोगे? इसका और इसका एलसीएम लेना पड़ेगा फिर से। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, s + 10 से, और यहाँ पे s - 5 हो जाएगा, माइनस ऑफ, इस पूरे को 25 + 20 + x, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, इधर, यहाँ इसमें s - 5 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज इक्वल टू 3। तो अभी एक बड़ा सा इक्वेशन बनेगा, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स निकाल लो या एस निकाल लो। कहीं अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी मेरे से बीच में तो चेक कर लेना, बाकी तो इस तरह का आंसर मतलब हम इसी तरह से निकालेंगे, अप्रोच हमारा ये रहेगा। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ मैन टेक 80 डेज टू कंप्लीट अ जॉब, ये हुआ था क्या? अ मैन टेक 80 डेज टू कंप्लीट अ जॉब, ये वाला क्वेश्चन बन गया था क्या? नहीं बनी। ठीक है, अ मैन टेक्स 80 डेज टू कंप्लीट अ जॉब, टोटल डेज, एक अगर एक अकेला आदमी काम करता है तो 80 दिन लेता है, ठीक है, कोई भी जॉब को करने के लिए। 4 मैन, 8 वुमेन एंड 4 मशीन टेक 5 डेज टू कंप्लीट द जॉब। तो अगर 4 मैन काम करते हैं और 8 वुमेन काम करते हैं और 4 मशीन काम करती है, ठीक है, तो कितने दिन लगते हैं, टोटल 5 डेज लगते हैं। ठीक है, 4 मैन, 1 वुमेन एंड 2 मशीन टेक 10 डेज। अगर 4 मैन हो जाए और 1 वुमेन हो जाए और 2 मशीन अगर हो जाए तो इनको काम करने के लिए 10 दिन लग जाएंगे। फाइंड द टाइम टेकन बाय अ वुमेन टू कंप्लीट द जॉब। एक अकेला अगर आदमी काम करेगा तो उसे कितने दिन लगेंगे, 80 दिन लगेंगे। अब हमसे पूछा है एक अकेली अगर औरत काम करे तो उसे कितने डेज लगेंगे, सवाल ये है। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये देखो, हमारे पास दिया हुआ है 4 मैन, 8 वुमेन और 4 मशीन्स 5 दिन में काम खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो 5 दिन में काम खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क अगर हम लोग निकालने की कोशिश करें, ये दो इक्वेशन की मदद से टोटल वर्क निकालते हैं, तो 4 मैन मिल के काम करेंगे, ठीक है, साथ में 4 मैन, अच्छा ये तो नंबर ऑफ पीपल हो गए ना, इंटू 5 कर दूंगा, तो हर एक आदमी 5 दिन काम करेगा। ठीक है, हाँ,
ऐसे ट्राई कर सकते हैं, 4 मैन प्लस 8 वुमेन प्लस 4 मशीन्स, अगर ये मिल के काम करते हैं और ये तो सारा काम 5 दिन में खत्म कर देते हैं। मतलब टोटल वर्क जो है, इतना टोटल वर्क है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 4 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 2 मशीन्स अगर काम करती है, तो ये सारा काम कितनी देर में खत्म हो जाएगा, 10 डेज में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 5 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और एम की वैल्यू कितनी है, 80 है। ठीक है ना, एम की वैल्यू तो 80 दे रखी है ना, ये देखो ऊपर, एम 80 डेज लेता है। तो मतलब एम 80 डेज लेते हैं। एम अगर आपका 80 डेज, एक आदमी 80 दिन लेता है काम खत्म करने के लिए, और यहाँ पे 5 4 20 एम, तो एम 80 नहीं है, एम 80 डेज लेता है। अच्छा, तो इसको इस तरह से नहीं अप्रोच करना चाहिए, इसको गलत अप्रोच है ये। इसको और किस तरह से कर सकते हैं, 4 मैन प्लस 8 वुमेन प्लस 4 मशीन्स कैन कंप्लीट द वर्क इन 5 डेज। 4 women, 1 woman can complete the work in मतलब 2 machines can complete the work in this much days। तो इसका अप्रोच किस तरह से करना चाहिए, हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। हम्म, किस तरह से किया जा सकता है अगर मैं इसको ऐसे करूंगा। कोई आइडिया है क्या, तुमने किस तरह से ट्राई किया था। ये तो 4 मैन प्लस सब 1/5 कर रहे थे हम, फिर एक्स्ट्रा एफिशिएंसी। अच्छा चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे, सोचते हैं। मैन टेक्स 80 days टू कंप्लीट अ जॉब, 4 मैन 8 वुमेन एंड 4 मशीन्स टेक 5 days टू कंप्लीट द जॉब। ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक, समझ गए। एक मैन 80 दिन लेता है, और 4 मैन अगर होते हैं और 8 वुमेन होती हैं, तो वो मिला के आपका लेती है 5 डेज, मतलब 4 मशीन भी। तो इसको किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं हम लोग कि एक आदमी, एक दिन का काम हो गया 1/80। ठीक है, तो एक आदमी के एक दिन का काम तो हमको पता है ना, 1 मैन का एक दिन का काम कितना है, 1/80 है। ये बात समझ रही हो। हाँ। हो गया, ये देखो 4 M प्लस 8 W आ जाना चाहिए आंसर, प्लस 4 मशीन। इन सबको आप मल्टीप्लाई करो, इन्होंने टोटल काम कितना किया है, इतना किया है, तो 5 4 20 M, 20/80 प्लस 8 5 40, डब्लू हमें नहीं पता है, प्लस 5 4 20, ये भी हमें नहीं पता है। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा आपका दूसरा वाला जो इक्वेशन लिखूंगा, 10 × 4 40, तो ये हो जाएगा 40/80 प्लस क्या हो जाएगा, 1 वुमेन था ना, तो 1 वुमेन मतलब डब्लू, और W × 10, दैट इज 10 W, और प्लस क्या है, 2 मशीन्स है, 10 to the 20 मशीन्स, 20 आएगा ना, हाँ 10 to the 20 मशीन्स। ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये देखो इसने इसको मार दिया, तो 20/80 कितना होता है, 1/4, तो 1/4 प्लस 40 W, दैट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 10 W। इतना समझ में आया क्या किया। हाँ। तो यहाँ से देखो 40 और -30, ये 30 W हो गया, और ये हाफ -1/4, एलसीएम हो गया 4 × 2 × 1 × 1, तो 2 - 1 1, 1/4। ठीक है, तो 30 वुमेन इज इक्वल टू 1/4, डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/120। तो एक वुमेन का काम एक दिन का 1/120 है, तो टोटल मतलब वुमेन कितने दिन से लेगी, 120 दिन लेगी ना। हाँ। मैन 80 दिन लेता है, वुमेन 80 दिन, मैन 80 डेज लेता है और वुमेन 120 दिन लेती है। बिल्कुल सही है, थोड़ा सोचेंगे तो भी एकदम सही आ रहा है, क्योंकि वुमेन थोड़ी स्लो काम करती है ना, मतलब कंस्ट्रक्शन वगैरह है तो। मेरी आवाज आ रही है ना, हेलो। हाँ आ रहे। हाँ, हाँ।
अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 24 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज। फिर से यही मैन और वर्क वाला ही कर लोगे क्या? ये बन गया था क्या 24 मैन वाला? ये ट्राई किया था क्या? बता दो, ट्राई किया था क्या? हाँ किया था ट्राई। बना था क्या? नहीं बनी। ठीक है चलो। 24 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज, ठीक है ना। अगर 24 मैन होते हैं, 24 मैन जो है पूरा काम निपटा देते हैं 16 दिनों में, ठीक है। अब देखो, 32 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 डेज। अगर 32 वुमेन होती हैं तो वो काम कर देती है 24 डेज में, ठीक है। 16 मैन एंड 16 वुमेन स्टार्टेड वर्किंग एंड वर्क फॉर 12 डेज। 16 मैन ने काम करना शुरू किया है और 16 वुमेन ने काम किया, और इन्होंने मिलके काम किया है 12 दिनों तक, ठीक है। अब देखो, फाइंड द टाइम टेकन बाय अ वुमेन टू, नहीं नहीं, फिर क्या बोला, हाउ मच पार्ट ऑफ द वर्क इज नाउ लेफ्ट टू कंप्लीट। ठीक है, तो कितना काम बाकी है? तो बस सिंपल सा क्वेश्चन था ये। देखो, अगर 24 मैन अकेले काम करते हैं 16 दिनों तक, तो टोटल वर्क कितना हो गया? आपको काम कितना करना है सबसे पहले वो निकाल लो, टोटल वर्क निकाल लो। अगर 24 मैन काम कर देते हैं 16 दिन में, तो यही तो टोटल वर्क है, 24 × 16। आप ऐसे टोटल वर्क निकाल लो या आप निकाल लो 32। लेकिन फिर आप बोलोगे कि ऐसे कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि टोटल वर्क तो ये नहीं होना चाहिए। टोटल वर्क जो है, मैं बता देता हूँ, एक मिनट रुको। टोटल वर्क जो है, हाँ, 16 मैन ने काम किया। इंडिविजुअल निकालने का कोशिश करो। ये देखो, एक मैन अगर काम करता है, 1 मैन का जो वर्क हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 16/24, ठीक है। अगर 24 मैन 16 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, तो उसमें हर आदमी जो है, एक मैन उसमें काम कर रहा होगा, तो 16/24 काम कर रहा होगा ना, एक दिन का, 1 डे का, एक आदमी का 1 डे का वर्क। ये चीज समझे क्या, 16/24 कैसे आया? हाँ। एक आदमी का वर्क 16/24 है। ऐसे ही अगर वुमेन का बात करूं, तो एक वुमेन का काम कितना हो जाएगा? एक वुमेन का काम कितना हो जाएगा? 24/32, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा? ये 4 4 जा और 4 6 जा, दैट इज 2/3। और ये कितना हो जाएगा? 4 6 जा और 4 8 जा, दैट इज इक्वल टू 2 3 जा 2 4 जा, 3/4 की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एक एक आदमी एक दिन में 2/3 काम करता है, एक वुमेन एक दिन में 3/4 काम करती है। इन्होंने काम, अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने 16 आदमियों ने काम किया है मिलके, और इधर है 16 वुमेन ने काम किया है। तो अगर 16 आदमी काम करेंगे, तो एक आदमी का काम 2/3 है, 16 आदमी काम करेंगे तो 2/3 × 16। और इन्होंने काम कितने दिन तक किया है? 12 दिनों तक किया है। तो 12 दिन मल्टीप्लाई 12, प्लस ऐसे ही वुमेन कितने काम, एक वुमेन का काम कितना है? 3/4 एक दिन का। टोटल वुमेन कितनी है? 16 है। तो 16 वुमेन का एक दिन का काम 3/4 है। तो टोटल दिन कितने काम किए? 12 दिन काम किए। तो ये इनका काम हो गया। ये समझ में आया क्या? तो 3 1 जा 3 4 जा, तो 16 2 जा 32, 32 × 4, 32 × 4 कितना होता है? आई गेस अप्रोक्स 32 × 4 निकालेंगे, के लिए 32 × 4 दैट इज 128। तो 128 प्लस, और ये 4 1 जा 4 4 जा, 4 3 जा 12, 12 12 जा 12 का स्क्वायर, दैट इज 144। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 144, मतलब रिमेनिंग वर्क। ये तो 16 दिन का काम है ना, 144 प्लस 128, दैट इज 272। तो मतलब 272, ये जो काम हुआ है ये 16 डेज के अंदर, सॉरी कितने दिन के अंदर हुआ है? 12 डेज के अंदर। तो 12 डेज में इतना काम हो चुका है, ये 12 डेज में काम हो चुका है, ठीक है। हमें काम पूरा कितना चाहिए था? हमसे पूछा कि कितना बचा हुआ काम है, तो टोटल काम कितना था वो हमें निकालना है। तो टोटल काम अभी कितना हो सकता है ये बताओ। टोटल वर्क जो होगा वो कितना हुआ होगा? टोटल वर्क कैसे निकाल लेंगे? टोटल वर्क निकाल देंगे कि अगर सिर्फ मैन काम करते तो 24 दिनों में खत्म कर देते हैं। तो अगर मैं सिर्फ मैन काम करेंगे 24 × 16 कर दूंगा, तो ये निकल के आ जाएगा 24 × 16। कितना निकल के आ जाएगा? 384। 384 निकल के आ जाएगा। और ऐसे ही अगर सिर्फ वुमेन काम करती तो कितना निकल के आ जाता? 750। हाँ, 750। 30 कितना है ये? 32 वुमेन्स है ना। और हाँ। टाइम कितना लेती है 32 वुमेन्स की? 24, दैट इज 768। तो 768 है, ठीक है। और हाँ, अब देखो, अब हमने कितना खत्म कर दिया है, एक मिनट है। ये यहाँ से मेरे पास कैलकुलेशन करने से कितना है था? 128 और 144।
तो टोटल काम मैं कैसे निकालूं? ये तो है 272 इज द 12 डेज का काम। 272 तो 12 डेज का काम है। बाकी का जो काम है वो किस वो कैसे होगा? टोटल वर्क कौन सा वाला कंसीडर किया जाएगा? 384 किया जाएगा कि हमसे पूछा है कि फाइंड द टाइम टेक, नहीं नहीं, हमसे पूछा है हाउ मच पार्ट ऑफ द वर्क इज नाउ लेफ्ट टू कंप्लीट, कितना पार्ट, मतलब टोटल वर्क अगर हमको वन बनाना है, ऐसा समझो कि कुछ अगर काम करना है, कितना काम बाकी है टोटल काम। अच्छा, मैं ये एक चीज देख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या लिखा है कि यहाँ पे इसने लिखा है कि इन्होंने इस काम करना शुरू किया, 16 आदमियों ने काम करना शुरू किया और 16 वुमेन ने काम किया, करना शुरू किया, लेकिन ये कंडीशन नहीं लिखी कि इन लोग ने साथ में काम किया है। तो एक काम करो, ये 272 को हटाओ, इन्होंने साथ में तो काम नहीं किया है, ये 272 को एक बार छोड़ दो, ठीक है? इन्होंने साथ में काम नहीं किया है, तो ये सब चीजें हटा दो, ये भी चीजें हटा दो। इसने जो काम किया होगा वो कितना किया था, यहाँ से कितना निकल के आया था? 128 निकल के आया था ना? ये बताओ कितना निकल के आया था? 128 आया था ना? इसने इसको मार दिया था 16 4 32 32 4 जा 128 कुछ आया था, और ये 144 कुछ आया था, ठीक है? तो इसने कितना काम कर लिया होगा देखो। अगर अकेले मैन काम करते हैं तो अकेले मैन कितना काम कर लेते हैं? मैन अकेले कितना काम कर लेते हैं? टोटल आदमी कितने? 24 हैं, और 16 दिन तक काम करते हैं। 24 इंटू 16, 384। 384 हो जाता है सिर्फ आदमियों का काम। आदमियों ने 128 काम कर दिया है, 384 करना है। तो कितना परसेंट बाकी हो गया देखो? 384 में से 128 को माइनस कर देते हैं। 384 में से 128 को माइनस करते हैं, तो दैट इज 384 में से 120 को, दैट इज 256। 256 कितना अमाउंट बच गया होगा? अगर मैं इसको करके देखता हूँ, 256 डिवाइड बाई 384, दैट इज 66% काम हो चुका है, ठीक है? 66% काम हो चुका है। बाकी का जो 34% है वो बाकी है। और ऐसे कि मैं वुमेन्स का देखता हूँ, तो टोटल काम कितना था वुमेन्स का? ये 144 आया है, 3/4 इंटू 16 इंटू 12, फोर फोर द 12, 12 का स्क्वायर 144, और 32 वुमेन्स थी, और ये वुमेन्स ने 32 वुमेन्स थी, और हर वुमेन 32 वुमेन्स की वजह से 24 डेज, 32 इंटू 768, 768 में से 144 डिवाइड बाई 768, दैट इज, इसने 80% काम कर लिया है। इसने जो है 80% काम कर लिया है वुमेन्स ने, और मैन ने 66% काम किया है, वुमेन ने 88% काम कर लिया है। ये कैसा चीज हो गया? तो बाकी का रिमेनिंग वर्क कितना होगा? यहाँ से कुछ काम बचा होगा, 1/4, मतलब 66% काम कर लिया है। सपोज करो 60% काम कर लिया, 50% काम करते हैं तो आधा काम कर चुके हैं। तो इन लोग ने कुछ 1/4 काम कर लिया, मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 66% है तो हम्म, तो चलो इस क्वेश्चन को करेंगे हम, आइडिया नहीं बैठ रहा है, ठीक है? इसको हम फिर से सॉल्व करेंगे, मे बी टुमारो। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ। चलो कोई नहीं, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 20, मोहन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ x% बाय सेलिंग अ पेन फॉर ₹24। Had the cost price and the selling price been interchanged, it would have led to a loss of 62.5% of x. With the later cost price, what should be the new selling price to get a profit of x%? ये किया है क्या? नहीं, ये नहीं। चलो देख लेते हैं। चलो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि जो कॉस्ट प्राइस है ना पेन का, उस कॉस्ट प्राइस को, पेन को जो सीपी है पेन का, उसको मान लेते हैं, ठीक है? कुछ मान लेते हैं, दैट इज कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है? मोहन मेक्स अप बाय सेलिंग अ पेन फॉर ₹24। Had the cost and selling price been interchanged, it would have led to a loss of 62.5% of x. 62.5% of x with the later cost price, what should be the new selling price to get a profit of x%? ठीक है, हमें नहीं पता है, ठीक है, कि कॉस्ट प्राइस क्या है। तो मैं मान लेता हूँ कि कॉस्ट प्राइस जो है कुछ एक्स रुपीज है, या कुछ मान लो, ठीक है, ये कुछ है। इसको मान लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है वो ₹s है, ठीक है, पेन का। तो सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है? सेलिंग प्राइस SP,
उसने 24। सारे के सारे पेन बेच दिए 24 रुपए में, 24 रुपीज जो है वो उसका सेलिंग प्राइस है। तो उसे ऐसे करने से जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, प्रॉफिट दैट इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट, उसे जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, वन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ X%, तो उसे X% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, बाई सेलिंग अ पेन फॉर ₹24। तो अब उसे X% का प्रॉफिट हुआ है, और ये प्रॉफिट कितना हुआ होगा देखो, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो कितना हो जाना चाहिए, सेलिंग प्राइस कितना है 24 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है एस डिवाइड बाई एस मल्टीप्लाइड बाई 100। ये किसकी वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है। ये बात समझ में आती है। हाँ। ठीक है, तो x की वैल्यू आ चुकी है 24 माइनस एस अपॉन एस इंटू 100। अब ये देखो, अब अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इंटरचेंज हो जाते, तो अब जब इंटरचेंज हो जाते, तो इंटरचेंज हो गया तो अब कॉस्ट प्राइस कितना बन गया 24, और सेलिंग प्राइस कितना हो चुका है एक्स हो चुका है, एस हो चुका है, क्योंकि पहले कॉस्ट प्राइस हमने एस माना था, अब सेलिंग प्राइस एस हो चुका है। ये बात समझ में आती है। हाँ। तो उसको लॉस कितने का हो जाता, 62.5% का। ठीक है, उसको ओके। लॉस हो जाता 62.5% का। तो लॉस जो है कितना हो जाता 62.5%। तो एक्स लॉस का का, अच्छा 62, एक्स। अच्छा वेरी हाँ। वेरी गुड, 62.5% ऑफ एक्स। ठीक है, तो लॉस हो जाएगा 62.5% एक्स का। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, लॉस के। तो लॉस क्या होता है, लॉस आपका हो जाना चाहिए था 62.5% ऑफ एक्स। इसका मतलब कितना हो गया, 62.5% ऑफ एक्स। तो लॉस कैसे निकालते हैं, सीपी माइनस एसपी, दैट इज 24 माइनस एस डिवाइड बाई सीपी, दैट इज 20, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस के अंदर क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई, डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस होता है ना, दैट इज 24 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, 62.5% ऑफ एक्स, तो 62.5 डिवाइडेड बाई 62.5% ऑफ एक्स, 62.5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की वैल्यू कितनी है 24 माइनस एस बाई एस, 24 माइनस एस बाई एस। ठीक है, और ये इधर परसेंटेज का 100 आएगा, ये भी 100 आएगा। ठीक है, ये चीज समझ रहे हो। हाँ। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, लॉस के इक्वल। लॉस तो ये है ना, अरे समझ रहे हो कि नहीं। हाँ समझ। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा देखो, ये 100 को मार देगा। इस वाले इक्वेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दैट इज 24 माइनस एस बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट इज इक्वल टू 62.5 मल्टीप्लाइड बाई 24 माइनस एस डिवाइडेड बाई एस। ये चीज समझ में आ गई। तो यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो यहाँ से मैं एस की वैल्यू निकाल दूंगा ना। अरे सिर्फ इक्वेशन एस में ही तो है, ये 24 माइनस एस है, ये भी 24 माइनस एस है, हाँ। तो ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। और ये 24 है, 24 फाइजा कितना होता है, 120 हो जाता है। तो 100। रुक जाओ, तो निकाल लो ना, 100/24 हो गया, और ये हो चुका है 620, अच्छा 24 माइनस एस, ये तो कट चुका है, 620.5/एस, इस तरह से कुछ हो गया। तो एस इज इक्वल टू 62.5 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 100। तो 62.5 मल्टीप्लाइड बाई 24 डिवाइड बाई 100, 15 कुछ आ गया। ठीक है, तो एस की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 15 आ चुकी है। हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा था, अभी हमको एस की वैल्यू मिल चुकी है। हमसे क्या पूछा है कि व्हाट शुड बी द न्यू सेलिंग प्राइस टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ X%। तो अब उसको प्रॉफिट हमको दिलवाना है X%। एस की वैल्यू 15 है, तो हमारा X% क्या था, जो X% था वो क्या था, that is cost, selling price that is 24 minus cost price divided by cost price multiplied by 100। तो 24 माइनस एस, एस कितना आ चुका है 15 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 100। क्या ये चीज समझ में आती है। 24 में से 15 गया 9, 9/15 मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 3 3 5 3.5, 65 के आसपास, 60, 60% के आसपास। समझ गए। चलो, अगला क्वेश्चन हो गया था क्या, हाँ हुआ है पर लास्ट। ये वाला जो है, ए बोल। हाँ अबोय वाला, ये हो पाएगा कि
इसको बाद में करें, क्या करना है? हो पाएगा। हो पाएगा ना? हाँ। कि एक बार देख लेते हैं, चलो इसको देख ही लेते हैं एक बार, पता नहीं क्या है। अ बॉय स्टार्ट्स टू पेंट अ फेंस ऑन वन डे, ऑन द सेकंड डे टू मोर बॉयज ज्वाइन हिम, ऑन द थर्ड डे थ्री मोर बॉयज। मतलब एक पर्सन है, ठीक है, एक बार म्यूट करो उसको। परफेक्ट। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, जैसे एक लड़के ने काम करना शुरू किया, तो जब पहले दिन काम किया, ठीक है, पहले दिन काम किया तो वो एक अकेला था। जब दूसरे दिन काम किया तो उसके साथ एक और लड़का आ गया, ठीक है। जब तीसरे दिन काम किया तो उसके साथ एक और लड़का आ गया। मतलब क्या हो रहा है, ऑन द सेकेंड डे टू मोर बॉयज, मतलब दूसरे दिन दो लड़के और आ गए। ये फर्स्ट डे था, ये सेकंड डे था। सेकंड डे पे वो खुद प्लस दो लड़के और। थर्ड डे पे क्या हुआ, वो खुद प्लस, मतलब जितने सेकंड डेज पे लड़के थे वो तो आने ही आने हैं, साथ में थर्ड डे पे और तीन लड़के आ गए। ऐसे ही फोर्थ डे में क्या हुआ, वन प्लस टू प्लस थ्री, तीन दिन में जितने लड़के थे वो तो थे ही थे, प्लस और चार लड़के साथ में आ गए। तो इस तरह ये चलते गया प्रोसेस, ठीक है। ऐसे ही, ऐसे ये कब तक चला, ऑन द टिल 20 डेज, ठीक है ना। एंड so on if the fence is completely painted this way in exactly 20 days, तो 20 डेज तक चला। तो 20 डेज तक होते होते कितने बॉयज हो चुके होंगे, टोटल नंबर ऑफ डेज, मतलब कितने दिन लग गए, 20 डेज लग गए थे, ठीक है ना। नंबर ऑफ डेज टेकन बाय, तो शुरू में वन से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद प्लस हुआ, ये वन प्लस टू हुआ, फिर उसके बाद प्लस हुआ, ये वन प्लस थ्री हुआ, प्लस टू, फिर उसके बाद डॉट 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 डॉट, ये हो गया वन प्लस, ये आपका हो जाएगा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस डॉट 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 प्लस 20। 20 दिन तक चला। इतना समझ में आया? हाँ। ठीक है। अब देखो, उस अभी हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं कि भाई साहब ये कितने हुए हैं, ठीक है। तो इसके बाद इसने क्या लिखा है कि ठीक है, then find the number of days in which 10 men painting together can paint the fence, given that every man can paint twice as fast as a boy can। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ बॉय जो है, ये कुछ, ये इतने नंबर ऑफ डेज लगे हैं बॉयज को काम करने के लिए, ये नंबर ऑफ डेज हैं, वन, वन प्लस टू, वन प्लस थ्री प्लस टू। तो टोटल हमको जो काम हुआ है, टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ बॉय, बेसिकली आपका कितना हो जाएगा ये। हम्म, आपको फॉर्मूला आता है क्या, तेरे को फॉर्मूला याद है क्या ये, जैसे वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस, इसका तो होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, ठीक है। तो ये 20 दिन तक काम हुआ है, 20 इंटू 20 प्लस वन, दैट इज 21 बाई 2। ऐसा करने से क्या हो सकता है, सीरीज बन रही है, वन, वन प्लस टू, वन प्लस थ्री प्लस टू, इस तरह से चलेगा ये। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए हैं, हम्म, कैसे कैलकुलेट हो पाएगा ये। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने का कोई तरीका है क्या? जैसे यहाँ पे टोटल 20 बॉयज हैं, 20 बॉयज यहाँ पे हो जाएंगे, और इसके साथ नहीं यार, एक दिन में एक लड़का आया, दूसरे दिन में लड़के हो रहे हैं तीन, तीसरे दिन में तीन, दो तीन तीन, छह हो रहे हैं, इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, वन थ्री सिक्स। तुमने इसको कैसे सोचा था, कुछ किया था क्या इसको तुमने? नहीं, ऐसे लॉन्ग मेथड से गिन के किया। बाप रे। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने मिले थे तुमको? थ्री है। अम्म, चलो, इसमें मैं अगर एन इंटू एन प्लस वन लगाता हूँ तो 20 इंटू 21 बाई 2, 210 तो यही हो गया, प्लस इससे पहले 1 से 19 होता है। ऐसे करूंगा तो मैं हालत बिगड़ जाएगी मेरी। तो 1 से 19, तो एन इंटू एन प्लस 19 इंटू 20 बाई 2, यहाँ पे हो गया 190, उससे पहले 18 है,
18 इंटू 19/2, 2 2 9 जा 19 9 जा कितना होता है? 171। उससे पहले 17, तो 17 इंटू 18/2, 2 9 जा 17 9 जा कितना होता है? 153। उससे पहले 16, तो 16 का जब करेंगे तो 16 इंटू 17/2, 2 8 जा 17 8 जा 856, 8 8 9 10 11 12 13, 136। उससे पहले 15 का 15 इंटू 16/2, 2 8 जा 15 8 जा कितना था? 8 5 जा 14, 120। उससे पहले 14 का 14 इंटू 15/2, 2 7 जा 15 7 जा 105। उससे पहले कितने का? 15 के बाद कितना हो जाएगा आपका? 14 का 13, 13 इंटू 14/2, 7 जा 13 7 जा 91। उसके बाद 12 का 12 इंटू 13/2, 2 6, 13 6 जा 78। उसके बाद कितना है? 11 का 11 इंटू 12/2, 2 6 जा 11 6 जा 66। उसके बाद किसका? 10 का 10 इंटू 11/2, 2 5, 11 5 जा 55। उसके बाद कितने का? उसके बाद बेसिकली आपका हो जाएगा 9 का 9 इंटू 10/2, 5 जा 5, 9 5 जा 45। उसके बाद किसका हो जाएगा? 8 का 8 इंटू 9, बाप रे, 2 1 जा 4 जा 9 4 जा 36। चलो अब कर ही लिया है तो कर ही देते हैं। उसके बाद 7 का 7 इंटू 8/2, 2 1 जा 2 4 7 4 जा 28। उसके बाद कितने का हो जाएगा? उसके बाद 6 का 6 इंटू 7/2, 2 1 जा 2 3 जा 7 3 जा 21। उसके बाद 5 का 2 1 जा 2 5 3 जा 15। उसके बाद 4 का, तो 4 का कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3/2, 2 3 टू 6। उसके बाद 3 का 3 इंटू 2/2, दैट इज 3। उसके बाद 2 का 2 इंटू 2 प्लस 1, 3/2, 2, दैट इज 3। अच्छा, अरे रुको 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 रुको, 3 इंटू 4 था, 2 1 जा 2 2 जा 3 2 जा 6। और 4 में कितना हो जाएगा? ये 4 में 5 हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 2 जा 5 2 जा 10। यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या है? 2 का हो चुका है, 2 इंटू 3/2, 3 हो गया। उसके बाद 1 का 1 इंटू 2/2, तो 1 हो गया। कितने हो चुके हैं ये? टोटल कैलकुलेशन करो। एक मिनट मैं करता हूँ इसकी कैलकुलेटर में। तो 210 प्लस 190 प्लस 171 प्लस 153 प्लस 136 प्लस 120 प्लस 105 प्लस 91 प्लस 78 प्लस 66 प्लस 55 प्लस 45 प्लस 36 प्लस 28 प्लस 15 प्लस 21 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, 1540। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने आ चुके हैं? 1540 आ चुके हैं। क्या ये चीज समझ में आई? क्या ये चीज समझ में आती क्या? हाँ। और इसका एक शॉर्ट ट्रिक का बताऊं, देखो डायरेक्ट ऐसे कर लो। 1/6 ये फॉर्मूला है, मतलब सम ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर्स है कि सम ऑफ कुछ है पता नहीं। 1/6 इंटू n इंटू n+2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/6 इंटू n कितना था? 20, 20 प्लस 1 21 इंटू 20 प्लस 2 दैट इज 22। इसको सॉल्व करोगे तो भी 1540 ही आएगा। ठीक है, ये नेट पे है, पता नहीं। ठीक है, अब देखो इतने आपके नंबर ऑफ बॉयज हो चुके हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ जो भी बॉयज लेने वाले हैं इतने हो गए। तो एफिशिएंसी मैन की क्या है? डबल है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर एफिशिएंसी मैन की डबल है, तो अगर 10 बॉयज काम करते हैं तो वो सारा का, अगर 10 बॉयज एक कुर्सी बनाते हैं तो मैन तो इससे दुगने हैं। मतलब मैन की एफिशिएंसी ज्यादा है, तो मैन जो है 5 मैन, 10 अगर बॉयज एक कुर्सी है तो 5 मैन ही एक कुर्सी बना देगा। ये बात समझ रहे हो? हाँ। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ टोटल बॉयज 1540 है, टोटल बॉयज 1540 है, ये टोटल बॉयज हैं, तो 770 ही मैन रिक्वायर्ड है। ठीक है, मतलब 770 मैन रिक्वायर्ड हो जाएंगे, क्योंकि इनकी तो एफिशिएंसी दुगनी है ना। हाँ। तो हमसे पूछा है कि देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच 10 मैन पेंटिंग टुगेदर। अगर 10 मैन साथ में काम करे, तो एक मैन अगर काम करेगा तो 1/770 डेज ले लेगा। एक मैन अगर काम करता है तो 1/770 ले लेगा।
अगर 10 मैन काम करते हैं तो 1/770 मल्टीप्लाइड बाई 10, खटक खटक, तो 1/77 हो जाएगा। मतलब 10 मैन एक दिन में 1/77 काम कर लेंगे, ये बात समझ गए? हाँ। तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा? अगर 10 मैन मिलके काम करेंगे तो 77 डेज में। बात समझे क्या? हाँ। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, हमने मोहन वाला हो गया, बॉय स्टार्ट हो गया। टू पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 20, और थर्ड पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन हाउ मच टाइम द टैंक विल बी फुल। ये वाला तो तुमको आ ही जाएगा, ये तो बहुत इजी है। टैंक वाला क्वेश्चन ये तो कर भी लिया होगा। देखो, दो पाइप टैंक भर रही है, एक टाइम लेती है 20 घंटा, एक टाइम लेती है 24 घंटा। तो एक टाइम लेती है अगर 20 घंटा तो उसका काम हो गया 1/20, एक टाइम लेती है 24 घंटा तो उसका काम हो गया 1/24। और दूसरी उसको क्या कर रही है, तीसरी वाली उसको रिता रही है, ठीक है, 40 घंटे में खाली कर रही है, तो 1/40। खाली एलसीएम लो, जो भी आंसर आएगा वही आंसर होगा। तो इसका एलसीएम इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो 20 इंटू 6 24 इंटू कितने जा, 24 इंटू कितने जा हो जाएगा, जल्दी से बता दो, 24 इंटू कितने जा, 24 5 जा, 24 5 जा इंटू 5, और 43 जा इंटू 3। 6 + 5 11, 11 - 3/120, तो ये कितना हो गया, 11 - 3, दैट इज 8/120। 8/120 आपको कितना निकल के आ जाएगा, फटाक से बोल दो। 1/15, 1/15, तो मतलब वो टंकी जो है कितना टाइम लेगी फुल होने में, 15 आवर्स। समझ गए क्या? ये सारा ये हमने एक एक घंटे में निकाला। ये जो है ये 1 घंटे का हो जाता है। और पूरा निकालने के लिए जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दो, समझ गए? हाँ। चलो ये वाला भी हो गया है। 3 नंबर्स रेशियो में है, 3:4:5, और इनका एलसीएम जो है 2400 है। तो तुमसे एचसीएफ पूछा है, क्या निकाल लोगे क्या? आपके पास कहा गया है कि 3 नंबर रेशियोस में है, ठीक है। तो रेशियो दे रखा है 3 नंबर का, 3:4:5 दे रखा है। मान लो एक नंबर 3x है, दूसरा नंबर 4x है, और तीसरा वो नंबर क्या है, नंबर 5x निकल है। लेंगे फिर इससे। इनका क्या करोगी, 3 नंबर है तुम्हारे पास, तो लेट नंबर भी 3x 4x 5x। और इनका अगर मैं एलसीएम निकालती हूँ तो कितने के इक्वल हो जाएगा, 60x के इक्वल हो जाएगा। और अगर हम 3x 4x 5x का हाँ। एलसीएम निकालेंगे तो 60x, और एक्चुअल एलसीएम कितना दे रखा है, 2400। तो इसको 2400। इसके इक्वल इक्वेट कर दो, तो कितना निकल के आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 2400 डिवाइड बाई 60। तो इसने इसको मार दिया, 6 4 = 24, तो 40। अगर x 40 है तो नंबर कितना हो जाएगा, 40 × 120, और 40 × 4 = 160, और 45 × 200। समझ गए? तो नंबर तुम्हारे पास निकल चुके हैं। तो अब तुम्हें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ तो तुम निकाल लोगी तीनों का, कैसे निकालोगी? एक नंबर है 120, एक नंबर है 160, और एक नंबर है 200, इनका एचसीएफ निकाल दो, ठीक है। अरे समझ गए ना? एचसीएफ क्या होगा, यही होगा 40 ही। क्यों? क्योंकि 40 जो है, 40 को देखो ना, 40 कॉमन है इन सब में, 40 × 3, 40 कितना हो गया यहाँ पे देखो, 40 × 4, 40 × 5, तो कॉमन क्या है, 40। बस। अगला क्या है, ए बी सी स्टार्ट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन टू रन अराउंड अ सर्कुलर स्टेडियम। ए कंप्लीट्स अराउंड इन 250, सो बी इन 300, सी इन 180, ऑल स्टार्टिंग, ठीक है। आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब तुमसे ये सवाल पूछा है, ए बी सी ने तीनों ने चलना शुरू किया है एक सर्कुलर स्टेडियम में। ए कंप्लीट्स अराउंड इन 252 सेकंड्स, बी कंप्लीट्स अराउंड इन 308 सेकंड, और सी ने राउंड कंप्लीट किया है कितने सेकंड में, 198 सेकंड में। तो ऐसे वाले क्वेश्चन का क्या निकालते हैं, हमेशा एलसीएम निकालते हैं ना। हाँ। डायरेक्ट एलसीएम निकाल दो, वही आंसर होगा। इन तीनों का एलसीएम निकाल लो। क्या क्या नंबर है, 252 का एलसीएम निकालो, 308 का, और साथ में 198 का। जो भी आंसर आएगा वही आपका स्टार्टिंग टाइम हो जाएगा, मतलब उतने टाइम बाद वो लोग एक साथ मिलेंगे। समझ गए? हाँ। अगला क्वेश्चन क्या है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स रुपीज 4805 years एट 4% पर एनम, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल अमाउंट टू रुपीज 16,000 एट द सेम रेट। तो अब यहाँ पे ये सिंपल इंटरेस्ट का ही सवाल है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट तो बोला नहीं है। 4,800 हो रही है 5 साल में, 4% पर एनम के इक्वल में, तो इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू रुपीज 16,000 एट द सेम रेट। रेट वही है, मतलब 4% ही रहेगा। आपको बताना है 16,000 किस मतलब कितने साल बाद होगी। क्या निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? हाँ कर पाएंगे। तो कैसे करोगे, जल्दी से बताओ। पहले वाले इक्वेशन से प्रिंसिपल आ जाएगा,
देखो सर्टन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज 4,800 इन फिर 5 अमाउंट ईयर्स। दिया। अमाउंट दे दिया है। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट कितना दिया है? 4,800। ठीक है। प्रिंसिपल कितना है पता नहीं। सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है? पी इंटू आर। आर कितना दे रखा है? 4 इंटू टाइम कितना दे रखा है? 5 ईयर्स में। डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से तुम पी निकाल लोगे, ये एलसीएम ले लो, तो कितना हो जाएगा? 100 पी और प्लस 20 पी, दैट इज इक्वल टू 4800 तो ये कितना हो जाएगा? 120 पी। और ये हो गया 481234। तो 12 1 जा 12 4 जा, तो ये जीरो ने इस जीरो को मार दिया, तो यहाँ से कितना आ गया? 4,000 आ गया। तो प्रिंसिपल 4,000 आ चुका है। तुमसे पूछा गया है कितने टाइम बाद, ठीक है ना, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू रुपीज 16,000। अमाउंट 16,000 होना चाहिए। प्रिंसिपल 4,000 है, प्लस 4,000 इंटू रेट वही सेम है, टाइम पूछा है, टी ले लो, डिवाइड बाई 100। क्या टी नहीं निकल पाएगा? निकल जाएगा ना टी? हाँ। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्या क्वेश्चन है देखो। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 16,000 फॉर 3 ईयर्स? व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 फॉर 3 ईयर्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% फॉर द फर्स्ट ईयर, 10% फॉर द सेकंड ईयर, 25% फॉर द थर्ड ईयर? क्या ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा? तुमसे पूछा व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 16,000। इस बार तुम्हारे पास प्रिंसिपल दे रखा है। प्रिंसिपल है 16,000। ठीक है। और टाइम दे रखा है 3 साल के लिए, लेकिन हर साल का जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग है। इस वाले साल के लिए इंटरेस्ट 5% है, दूसरे वाले के लिए 10% है, और तीसरे वाले के लिए 25% है। ठीक है। तो ऐसे कैसे करोगे? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? आपसे क्या होता है? व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट? तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाता है भाई साहब? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 की पावर n माइनस ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है। तो अब हर साल के लिए प्रिंसिपल अलग होगा। तो पहले वाले साल के लिए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? p, दैट इज 16,000। कॉमन ले लो, इसको इस तरह से कर लो, कॉमन लेके सवाल को सॉल्व कर लो। एक मिनट में मिटा देता हूँ इसको, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। दैट इज p को जब मैंने कॉमन ले लिया है, तो p ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस r/100 की पावर n है, माइनस ऑफ 1। इस तरह से कुछ हो सकता है? अब देखो, 1 प्लस r, r कितना है तुम्हारा पहले साल के लिए? 5/100। ठीक है। उसके बाद क्या है? 1 प्लस 10/100। और उसके बाद क्या है? 1 प्लस 25/100। ठीक है। माइनस ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाई पी। क्या ये चीज समझ में आया क्या? हाँ। ठीक है। समझ में आया क्या? हाँ ये। तो बस इसी तरह से करना है, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं है। पी की वैल्यू तुम्हारे पास है ही, तो तुम यहाँ से पी की वैल्यू तुम्हारे पास है, और तुम यहाँ से सीधा का सीधा वैल्यू डालोगी पी की और सोल्व करोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है। कि करके दिखाऊं? कितना हो जाएगा ये देखो, 5 1 जा 5, 100 प्लस ये 105/100 हो जाएगा, 105/100 मल्टीप्लाइड बाई ये कितना हो जाएगा? 110/100 मल्टीप्लाइड बाई 125/100। ठीक है। इनको फिर माइनस करना है 1 के साथ और मल्टीप्लाई कर देना है पी के साथ। कितना हो जाएगा देखो? 105 को 100 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा? कैलकुलेटर में देखो, 105 डिवाइड बाई 100 दैट इज इक्वल टू 1.05। 1.05 मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा 1.1 आई गेस। ठीक है। और ये हो जाएगा आपका कितना? 1.25। ठीक है। और माइनस 1 कर दो तो कितना हो जाएगा? ये देखो 1.05 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 मल्टीप्लाइड बाई कितना है? 1.1, एक मिनट, हाँ, 1.1 मल्टीप्लाइड बाई 1.25 मल्टीप्लाइड बाई 1.05, ये आपका हो जाएगा 1.44। और इसको मल्टीप्लाई कर दो 16,000 के साथ। 16, नहीं 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 नहीं, मिस्टेक हो गई, 1.44 हो जाएगा। और माइनस कर दो 1, दैट इज 0.44, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 16,000 के पास, दैट इज इक्वल टू 7,100, 7,100 आ जाएगा। क्या समझ में आ गया? ये पूरे का आंसर आएगा 0.44 के आसपास। और p इंटू 0.44 करोगे तो p की वैल्यू दे रखी है कितनी? 16,000 दे रखी है। इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.44, 7,100। ये बात समझ में आती है क्या? समझ में आया क्या? हाँ। हाँ। हाँ, इजी है यार। ये आज तो मतलब जैसे कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। अ मैन कैन स्विम एट 16 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ द रिवर इज रनिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर इट टेक 10 आवर्स मोर इन अपस्ट्रीम देन टू गो डाउनस्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस, हाउ फार इज द प्लेस? तो
तुमसे सीधा सवाल, डिस्टेंस पूछ लिया है, क्या ये हो पाया था कि नहीं हो पाया था? देखो, अ नहीं, मैन उसके कैन बाद स्विम, नहीं जाए। अच्छा म्यूट करो एक बार। इसमें देखो, अ मैन कैन स्विम एट 16 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो मैन की अ, तुम्हारे पास मैन की स्पीड दे रखी है, स्पीड ऑफ मैन, मैन की स्पीड है किसमें, स्टिल वाटर में दे रखी है, पानी के अंदर। मैन की स्पीड कितनी है, 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। इफ द रिवर इज रनिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर, तो तुम्हारे पास ये मैन की भी स्पीड है और तुम्हारे पास रिवर की भी स्पीड है, रिवर की भी स्पीड है जो कि कितनी है तुम्हारे पास, 5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। इट टेक्स 10 आवर मोर इन अपस्ट्रीम। तो जो अपस्ट्रीम, अगर एक पर्सन को अपस्ट्रीम जाना है, मतलब ऑपोजिट ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है ना, अपस्ट्रीम अगर जाएंगे तो हम लोग उसके ऑपोजिट में चलते हैं। तो वैसे अपस्ट्रीम क्या होता है आपका, देखो, अपस्ट्रीम इज इक्वल टू, अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, जो मैन की स्पीड है वो माइनस स्पीड ऑफ द रिवर। ठीक है। और डाउन स्ट्रीम आपका क्या होता है, मैन का स्पीड प्लस स्पीड ऑफ द रिवर। ठीक है, सपोर्ट में होती है। तो अभी मैन की स्पीड हमारे पास कितनी दे रखी है, अ, अभी हमसे क्या पूछा गया, एक मिनट रुक जाओ, मैन की स्पीड तो सब दे रखी है। हमसे क्या पूछा, कहाँ गया क्वेश्चन, ऊपर ही है ना, हाँ इरा। तो हमसे पूछा गया है फॉर द, ही टेक्स 10 आवर मोर इन अपस्ट्रीम देन टू गो डाउनस्ट्रीम। मतलब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 10 आवर्स का है। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के बीच का जो डिफरेंस है, ये डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसको 10 आवर्स लगते हैं। ये बात समझ में आती है क्या? ही टेक्स 10 आवर्स मोर हाँ। इन अपस्ट्रीम देन टू गो डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम जाता है और फिर वो डाउनस्ट्रीम जाता है, तो ऐसे करने से उसको 10 आवर्स लगते हैं। ठीक है। अगर वो आदमी, सपोज करो एक आदमी अपस्ट्रीम अगर 60 में चाहता है तो डाउनस्ट्रीम 50 में है, तो 10 आवर्स का इनका गैप है, तो ये लिखा। अपस्ट्रीम की वैल्यू कितनी आई भाई साहब, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम उसको जाना है, तो अपस्ट्रीम की वैल्यू कितनी है, मतलब अपस्ट्रीम की वैल्यू कितनी है, एम माइनस ये इसकी मैन की स्पीड और पानी की स्पीड। तो मैन की स्पीड कितनी है बताओ जल्दी से, 16 है, और पानी की स्पीड कितनी है, 5 है, तो 16 में से 5 गया 11। ठीक है ना, तो स्पीड कितनी हो गई अपस्ट्रीम में, 11 स्पीड हो गई। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, एक्स डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है, x/11 माइनस, यहाँ पे उसको टाइम कितना लग जाएगा, क्योंकि ये तो टाइम है ना, अरे ये डिफरेंस किसमें, टाइम में है। तो हम भी ये वाला इक्वेशन भी टाइम में रहेगा और ये वाला इक्वेशन भी तो टाइम में ही रहेगा ना। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अपस्ट्रीम के लिए डिस्टेंस x है, स्पीड तुम्हारी कितनी हो गई 11। डाउनस्ट्रीम के लिए डिस्टेंस तो सेम ही रहने वाला है, x ही रहेगा, लेकिन तुम्हारा टाइम कितना हो जाएगा, देखो मैन की स्पीड 16 प्लस स्पीड ऑफ द रिवर 5, 16 प्लस 5 कितना होता है 21। ये किसके इक्वल हो गया, 10 के इक्वल हो गया। अब तो एलसीएम ले लो, तो आंसर तुम्हारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो साफ साफ दिख रहा है, 11 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 11 और 21 का एलसीएम देख लो ना, कितना हो जाएगा, 11 वन जा 11, 21, 21 कितना हो गया, एक और एक, अरे यार इसको 21 से मल्टीप्लाई करो और इसको 11 से कर लो, तो ये 21x - 11x दैट इज 11x, 11x डिवाइड बाई 21 इंटू 11 दैट इज इक्वल टू 10। 11 ने 11 को मार दिया, x इज इक्वल टू 210। तो डिस्टेंस समझ में आ गया कैसे निकाला 210? हाँ। 210, या फिर कैलकुलेशन कर लेना यार, ये एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, ठीक है ना, ये किसके करीब आएगा मुझे नहीं पता है, यहाँ से तुम x निकाल देना, आंसर आ जाएगा। क्या ये चीज समझ में आती है क्या? हाँ। इजी था ना, कुछ हार्ड था क्या? नहीं। इजी था, ठीक है चलो। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन आर इन द रेशियो 5:3। ठीक है, दो ट्रेन हैं और उनकी स्पीड जो है 5:3 के रेशियो में हमको दी गई है। दे आर गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन अलोंग पैरेलल ट्रैक्स। तो अब देखो, पहली ट्रेन जो है आपस दोनों अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, इफ द फर्स्ट ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 4 सेकेंड एंड द सेकेंड इन 8 सेकेंड, ठीक है ना, जो पहली ट्रेन है पोल को क्रॉस करती है 4 सेकंड में, और दूसरी ट्रेन जो है पोल को क्रॉस करती है 8 सेकंड में, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर। तो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लग जाएगा, सवाल ये कह रहा है। ठीक है, तो ये सवाल हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं बता दो कोई, अगर मेरे पास 5 और 3 के स्पीड में चल रही है, ठीक है, पहली ट्रेन की स्पीड 5 है, दूसरे वाली ट्रेन की स्पीड जो है वो है x है। ठीक है, तो इसको इसको हम लोग कैसे करेंगे बताओ, कितना टाइम लग जाएगा, मेरे को कोई बता सकता है क्या? हमसे क्या पूछा, फाइंड द टाइम टेकन बाई द ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर। एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लग जाएगा, ये मुझे बता दो। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ, जब भी आ जाए तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये देखो, डिस्टेंस बाय स्पीड। हमें नहीं पता है कि ट्रेन जो है
मतलब जो पहली वाली ट्रेन है उसका डिस्टेंस कितना है, हम ये नहीं जानते हैं ना। मैं ये जानता हूँ कि जो दूसरी वाली ट्रेन है वो कितनी, मतलब उसकी लेंथ कितनी है। मुझे पहले वाले ट्रेन की लेंथ भी नहीं पता है और मुझे दूसरे वाले ट्रेन की लेंथ नहीं पता है। तो ये कैसे निकल सकता है, ये मुझे बता दो कोई, जल्दी से बता दो। एक पोल दे रखा है ना उस क्वेश्चन में, एक पोल दे रखा है। तो अगर कोई एक ट्रेन इस पोल को कंप्लीट करती है, इस पोल को क्रॉस करके जा रही है एक ट्रेन, तो वो कितने सेकंड में जा रही है? 4 सेकंड में इस पोल को कवर करती है। कौन सी वाली ट्रेन? पहली वाली ट्रेन। मान लेते हैं एक ट्रेन ए है, इस पोल को 4 सेकंड में कंप्लीट कर देती है। तो इसका मतलब है कि ये ट्रेन इस पोल को कवर करेगी। तो जो टाइम लिया है इसने वो कितना लिया है? 4 सेकंड का लिया है, ठीक है। और एक और ट्रेन है, जो ट्रेन बी है, और वो इस पोल को कवर करती है 8 सेकंड में। तो क्या मैं इसकी मदद से इनका लेंथ नहीं निकाल सकता? कैसे ट्रेन का लेंथ निकालूंगा? देखो, लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो देखो, ये जो है 4 सेकंड लेती है, तो ये लो 4 सेकंड मल्टीप्लाई, स्पीड कहाँ से आएगी भाई साहब? पहले वाले ट्रेन की स्पीड दे रखी है 5, 5:3 है ना। अरे 5:3 है तो तुम 5 ले लो, या फिर तुम 5x लो, तुम्हारी मर्जी है, कैलकुलेशन तुमको करनी है। 5 चलो x तो मैंने अच्छा हाँ 5x ले लो और 3x ले लो, ठीक है ना, देखा जाएगा। स्पीड 5x है, इसकी स्पीड 3x है। तो ये कितना हो जाएगा? इसकी लेंथ कितनी निकल गई? 20x निकल गई ना। पहले वाले ट्रेन की लेंथ 20x निकल गई। ऐसे ही इसकी लेंथ कितनी निकल जाएगी? देखो, इसके लिए 3x × 8 सेकेंड लिया तो 24x हो जाएगी। तो एक की लेंथ 20x है, एक की लेंथ 24x है। तो टोटल इसने हमसे क्या पूछा था कि ये एक दूसरे को क्रॉस करनी चाहिए, ठीक है ना। दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करनी चाहिए थी, हमसे ये बोला है। तो कितना टाइम लेगी दोनों ट्रेन एक दूसरे को, हमने लेंथ निकाल दी दोनों ट्रेन की। सवाल ने पूछा है द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन, ठीक है। इन हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए कितना समय लगेगी? तो टोटल टाइम जो भी लगेगा दैट इज इक्वल टू स्पीड का रेशियो। नीचे तो स्पीड आएगी, ऊपर डिस्टेंस आएगा, क्योंकि टोटल टाइम पूछा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड का अगर मैं बात करता हूँ तो स्पीड मेरा कितना हो जाएगा भाई साहब? स्पीड मेरी है, एक की तो 5x है और दूसरे की कितनी है? 3x है। सॉरी हाँ, एक की 5x थी और दूसरे की थी 3x, तो टोटल 8x हो चुकी है। और डिस्टेंस कितना हो चुका है? पहले वाले का डिस्टेंस आया था 20x और इसका डिस्टेंस आया था 24x। ये इनको एक दूसरे को क्रॉस करना है ना। अरे समझ रहे हो कि नहीं? ये यहाँ से इस तरफ जाएगी, ये यहाँ से इस तरफ जाएगी, तो इसको पूरे को एक दूसरे को चलना है। देखो, ये यहाँ से चल रही है, एक ट्रेन यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे? इस ट्रेन का डिस्टेंस सपोज करो 10 है और इस ट्रेन का डिस्टेंस सपोज करो 20 है, मतलब इसका लेंथ 20 है, इसका लेंथ 10 है। तो जब ये ट्रेन आ रही है इस तरह से, ये इस तरह जा रही है, तो ये तो आधे के अंदर ही समा जाएगी ना, लेकिन फिर भी ये ट्रेन चलती रहेगी। समझ रहे हो ना? हाँ। तो कैसा हो जाएगा? देखो, इस वाले का डिस्टेंस कितना है? 20x, तो मैं इसको 20x लिख रहा हूँ, प्लस इस वाले का डिस्टेंस कितना है? 24x, तो मैं इसको 24x लिख रहा हूँ। दोनों के डिस्टेंस को ऐड किया है। ऐड क्यों किया भाई साहब, आप यहाँ पे बोल दोगे, क्योंकि दोनों ट्रेन कौन से डायरेक्शन में जा रही है? ऑपोजिट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जा रही है। मैंने स्पीड को भी क्या किया है? ऐड किया है। हाँ। स्पीड को ऐड क्यों किया भाई साहब? ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो कितना हो चुका है? 20 + 24 कितना हो गया? 20 20 40, 44x डिवाइडेड बाई 8x। खचुक खचुक, 8 और 44 कोई टेबल में जाता है क्या? 44/8, 8 5 40, इधर आ गया 4.085, तो 5.5 सेकेंड। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? हाँ। क्वेश्चन समझ में आया क्या? देखो, हमेशा सवाल में ट्रेन वाले जितने भी सवाल है उसके अंदर पोल दिया रहेगा। तो अगर एक ट्रेन किसी पोल को पास करती है कोई 10 सेकंड में मान लो, और कुछ स्पीड के बीच में कहीं ना कहीं बातें कर दी, कभी रेशियो में बातें कर दी होगी, या फिर कभी डायरेक्ट स्पीड दे दी होगी कि एक ट्रेन की स्पीड जो है वो 10 है और दूसरे ट्रेन की उसकी 2 टाइम्स है। तो हम लोग क्या कर देंगे, लेंथ जो होगी उस ट्रेन की हम इस तरह से निकाल देंगे, पोल की लेंथ, पोल का टाइम डिवाइडेड बाई जो स्पीड होगी उस ट्रेन की, उससे निकाल देंगे। बात समझ रहे हो? हाँ। एक बार ट्रेन की स्पीड आ चुकी है, फिर तो तुम किसी चीज को भी निकाल सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन भी इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। क्या टाइम हुआ है? 3:45 हो गया है। तो आई गेस अभी इतना करके छोड़ दें। आज कितने हो चुके हैं एक बार देखो। कौन से पेज पे हम लोग, ये पता करो ना। अच्छा, आज हम 6th पेज पे ये ही आएंगे। पहले। अच्छा, मतलब इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये कर लिया। अच्छा, अमांकित राइज पोल 21 ही असाइन्ड 3 मीटर फर्स्ट में एंड देन स्लिप डाउन 2 मीटर। हाँ, चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। थोड़ा लैपटॉप काफी ज्यादा हीट हो चुका है, मतलब पता नहीं क्यों मेरे हाथों में गरम गरम लग रहा है।
ठीक है। सो आज के लिए इतना ही है। होमवर्क यही है कि जो यहाँ से आगे की क्वेश्चन हैं उसको तुम करते रहो, प्रैक्टिस करो। जो भी बनते हैं वेल एंड वेरी गुड है, क्लास में उसके आंसर दे दो पहले ही, और इफ नहीं बनते हैं वो तो हम लोग कर ही रहे हैं। ठीक है, यही सेम टाइमिंग हमेशा रहेगा, 2 to 4 आई गेस, या 1 to 4, जो भी पॉसिबल टाइम रहेगा। समझ गए? हाँ। सो आज का जो भी है पढ़ाया वो सब कुछ क्लियर हुआ ना? कोई दिक्कत है क्या हाँ आज के क्लियर। वाले में किसी में भी? सब एकदम बढ़िया क्लियर आया? हाँ। ठीक है। कल एक फॉर्मूला कुछ बताया था, x × 1 - x/y की पावर n, ये वाला फॉर्मूला याद रखना। ये वाला फॉर्मूला किसके लिए था? x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? कंटेनर के अंदर वो क्वांटिटी ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्वांटिटी प्रेजेंट इन द कंटेनर, और y इज द क्वांटिटी विच इज टेकन आउट। ठीक है ना, क्वांटिटी टेकन आउट। तो ये वाला जो फॉर्मूला होता है किसके इक्वल होता है? फाइनल क्वांटिटी के इक्वल हो जाता है। बात समझ रहे हो ना? और बाकी तो और तो क्या करवाया था, ये सब तो करा ही दिया। और फिर कुछ याद करने वाली चीजें जो है, और तो कुछ है ही नहीं। बाकी तो जनरल तरीके बस याद रखो, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह याद करते हैं तो कुछ होता नहीं है। जनरल तरीके से ही